अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, लेकिन कुछ अर्से पहले मैं बीबीसी के एक आर्टिकल की मदद से एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो उसमें लिखा था कि एक ज़माने में जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, हमारे सोलर सिस्टम में 20 प्लैनेट्स मौजूद थे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि वो 20 सितारे गए कहाँ पर। एक जवाब तो हमें यह मिलता है कि जो चांद मार्ज़े वजूद में आया वो ज़मीन की एक टक्कर से आया, जो कि एक सियारे से हुई। तो इसका मतलब यह है कि सियारे आपस में टकराए, प्लैनेट्स आपस में टकराए, तो उसकी वजह से वो इकट्ठे हो गए। तो कोलिजन्स एक वजह बन सकती है, लेकिन एक और वजह भी है। आज हमें यह समझ आती है कि वो वजह उनका उस सोलर सिस्टम को छोड़ देना है। ऐसे प्लैनेट्स जो कि अपने सोलर सिस्टम को छोड़ देते हैं और स्पेस में भटक जाते हैं, इनका एक स्पेशल नाम है, इन्हें रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। हम रोग प्लैनेट्स को बहुत अरसे तक नहीं देख सके। उसकी वजह यह है कि ना तो ये रोशनी एमिट करते हैं, इनमें से रोशनी नहीं आती, और ना ही इनके पास कोई सोलर सिस्टम है कि सूरज की रोशनी इन पर जाए और रिफ्लेक्ट करके आए। तो ना ये रोशनी का सोर्स है और ना ही ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ही मुश्किल है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, हमने पिछले चंद सालों में रोग प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। बहुत सी स्टडीज़ की गई और इसमें एक स्टडी का मैं हवाला दूंगा, आगे भी आपको इस स्टडी के बारे में बताऊंगा कि एक सूरज के पीछे, एक स्टार के पीछे तकरीबन 100 से 100,000 रोग प्लैनेट बनते हैं। ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि ये आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी। अगर एक सितारा बनता है तो उसके गिर्द ऐसे प्लैनेट्स जो कि भटक जाते हैं वो 100 से 100,000 होंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि कैसे, क्या 100 से 100,000 प्लैनेट एक सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं और वो टकरें उनमें हो रही होती है और वो चले जाते हैं? जी नहीं, इसकी वजह कुछ और है। उसके लिए जाना पड़ेगा पहले आपको दूसरे प्लैनेट्स को देखने के लिए दूसरे सोलर सिस्टम में। जब हमने टेलीस्कोप का मुंह मुख्तलिफ किस्म के सोलर सिस्टम्स की तरफ किया, तो हमें पता चला कि सोलर सिस्टम्स में तो बहुत वैरायटी है। कुछ सोलर सिस्टम में बड़े बड़े प्लैनेट सूरज के करीब हैं, गैस स्टैंड सूरज के करीब है, कुछ जगह पर छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, कुछ जगह पर मिक्स प्लैनेट्स हैं, बहुत करीब पैक हुए हैं, कुछ जगह पर बहुत दूर हैं। मैं आपको एक सोलर सिस्टम दिखाता हूं जिसे ट्रैपिस्ट-1 कहा जाता है। अगर आप देखें तो हमारा सूरज का और मरीख का जितना फासला है, उसके बीच में इसके 7 प्लैनेट्स इकट्ठे हुए हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे सोलर सिस्टम्स भी हैं जिसमें 12 के करीब प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, और जब वेरिएशन मिलती है, जब सितारा नया बन रहा होता है और उसके गिर्द सारी टर्बुलेंस होती है, सारी चीज़ें उसके गिर्द घूम रही होती हैं, प्लैनेट्स बन रहे होते हैं, तो उस वक्त जो कोलिजन्स होती हैं, जो ग्रेविटेशनल एक्टिविटी होती है, उससे मैस उस सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था। इसका प्रूफ हमें एक प्रोफेसर ने दिया जिनका नाम है शैंटानो बासु। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और उन्होंने शुरू के जो स्टार्स थे उनकी सिमुलेशंस बनाई, और उस वक्त भी उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से बहुत सा मैस उस सोलर सिस्टम, उस स्टार के बनने के जो जगह थी वहाँ से इजेक्ट हुआ और बाहर की तरफ चला गया। जब हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त बड़े बड़े प्लैनेट्स अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे थे, अपनी अपनी जगह का तयन कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ऐसी जगह पर हों जहां वो सुकून से सितारों के गिर्द या सूरज के गिर्द घूम सकें। ये वो वक्त था जब सैटर्न और जुपिटर में एक जंग लगी हुई थी, सर्वाइवल की जंग लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ एक टग ऑफ वॉर में थे, एक चपकलिश में थे, और ये चपकलिश थी कशिश शकल की। दोनों रेजोनेट कर रहे थे, और एक वक्त ऐसा आया कि एक ऐसी ग्रेविटेशनल बूम आया हमारी दुनिया में तकरीबन 3.6 बिलियन साल पहले, इनकी लड़ाई की वजह से, कि नेपच्यून और यूरेनस ने अपने ऑर्बिट बदल दिए। पहले नेपच्यून अंदर होता था और यूरेनस बाहर होता था, लेकिन जब ये इवेंट हुआ, इस इवेंट का खास नाम है, इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, तो नेपच्यून एंड पे चला गया, यूरेनस आगे चला गया। इसी तरीके से एस्ट्रॉयड बेल्ट से बहुत सी स्पेस रॉक्स आके चांद पे लगी। जो चांद पे आपको धब्बे नजर आते हैं, ये उसी वक्त के हैं जब हैवी बम्बार्डमेंट हुई थी। इसका नाम हैवी बम्बार्डमेंट इरा है, टाइम है
3.6 से तकरीबन 3.8 बिलियन साल पहले हुआ था। मरकरी पर जाकर ये रॉक्स लगी, एस्टेरॉयड बेल्ट से ज़मीन पर आकर लगी, बहुत तबाही हुई थी हमारे सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में। मैं आपको एक रिसर्चर की तरफ लेके चलता हूं जिनका नाम है डॉक्टर डेविड नेवर्ने, जो कि साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने बहुत सी सिमुलेशंस की। इन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादा प्लैनेट्स थे, लेकिन हम इनको साबित कैसे कर सकते हैं। 6000 कंप्यूटर सिमुलेशंस की इन्होंने, उसमें मुख्तलिफ साइज़ रखे सोलर सिस्टम के, इनिशियल कंडीशंस दी, उसमें प्लैनेट्स के साइज़ रखे, किसी प्लैनेट को करीब कर दिया, किसी को दूर कर दिया, और इन्हें कुछ रिजल्ट नज़र आए। इन्हें जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट नज़र आया वो ये कि अगर आज हमारे पास 4 गैस जाइंट हैं, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, तो 5 गैस जाइंट अगर बहुत साल पहले होते हमारे सोलर सिस्टम में, तो उसकी वजह से आज 4 गैस जाइंट बचते। 50% इनकी सिमुलेशंस ने बताया कि एक गैस जाइंट उस वक्त की जो टर्बुलेंस है, ग्रेविटेशनल टर्बुलेंस है, जो धक्के शाही है, उसकी वजह से सोलर सिस्टम से हर सूरत में बाहर चले जाना था। जब इन्होंने सिमुलेशंस बार बार की तो इन्हें बार बार ये एहसास हुआ कि सोलर सिस्टम में 4 गैस जाइंट, मैं रॉकी प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं गैस जाइंट्स की बात कर रहा हूं, 4 गैस जाइंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर गैस जाइंट्स 4 होते तो नेपच्यून और यूरेनस में से एक प्लैनेट कम से कम हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका होता। इसका मतलब यह है कि 5 गैस जाइंट्स थे, और वो 5वां गैस जाइंट जो कि बाहर निकला और उसकी वजह वही सैटर्न और यूरेनस की वॉर थी, उसके बारे में आज हम कुछ नहीं जानते। इनका रिसर्च पेपर ये भी कहता है कि तकरीबन 5 से 10 रॉकी प्लैनेट्स भी उस वक्त हमारे पास मौजूद थे, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में। ये सिर्फ इनकी अपनी थ्योरी नहीं है, बल्कि अब ये पब्लिश्ड और पीयर रिव्यूड थ्योरी है, जो ये कहती है कि जब भी एक सोलर सिस्टम बनता है तो उसमें से प्लैनेट्स खारिज होते हैं, और वो प्लैनेट्स कहलाते हैं रोग प्लैनेट्स। और रोग प्लैनेट्स पूरी मिल्की वे में हर जगह पर फैले हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तरीका है रोग प्लैनेट्स के बनने का? जी नहीं, यही एक तरीका रोग प्लैनेट्स के बनने का नहीं है, बल्कि रोग प्लैनेट्स आते हैं सितारों के बनने से भी। जब एक सितारा बनने जा रहा होता है तो उस वक्त जो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होते हैं स्पेस में, जो कि बहुत बड़े होते हैं, वाइट कलर के आपको नजर आते हैं, नेबुला अब जब आप देखते हैं तो वहां पर भी नजर आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होते जाते हैं, क्लैप्स कर रहे हैं। लेकिन अगर वो क्लैप्स करते करते न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन वहां पर स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो वो सितारा बन जाएगा। लेकिन ग्रेविटी की एक अपोजिशन फोर्स जो नजर आती है वो है रेडिएशन। रेडिएशन अगर किसी जगह होती है तो वो वहां पर, क्योंकि गैस को आयोनाइज कर देती है, इसलिए गैस ग्रेविटी के अंडर क्लैप्स नहीं कर सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती, क्लम्प्स नहीं बना सकती, तो वहां पर सितारे नहीं बन सकते। तो अब ये जंग है ग्रेविटी की और रेडिएशन की। जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है और रेडिएशंस कम होती हैं, वहां पर बड़े बड़े मैसिव स्टार बन जाते हैं। जब एक मरतबा बड़ा स्टार बन जाता है तो वो मेक श्योर करता है कि मेरे गिर्द कोई और बड़ा स्टार ना बने, जैसे कि इंसानों में होता है। इस वजह से वो इतनी पावरफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है कि उसके गिर्द सारी की सारी मॉलिक्यूलर गैस आयोनाइज हो जाती है। अब आयोनाइज गैस इकट्ठी नहीं हो सकती, क्लम्प टुगेदर नहीं कर सकती, ग्रेविटी के साथ जुड़ के आपस में स्टार्स नहीं बना सकती। तो इसलिए मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर एक बड़े सितारे से कोई बड़ा सितारा नहीं बन सकता। तो ये तो सितारों की हो गई कहानी। लेकिन अगर रेडिएशन जीत जाती हैं या हावी हो जाती हैं तो 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये कि वो सितारा बोना सितारा बन जाएगा, ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। तकरीबन हर 5 में से 4 सितारे बोने सितारे। मैसिव स्टार्स कम हैं, ड्वार्फ स्टार्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन ही किसी वजह से नहीं हो पाता, क्लम्प तो हुआ लेकिन वहाँ पर रेडिएशन इस तरीके से है कि न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो पाया उस जगह पर, तो वहाँ पर आपके पास रोग प्लैनेट्स बन सकते हैं। और जब एक बड़ा सितारा बन रहा होता है तो उसके गिर्द ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, उसके गिर्द कई फैक्ट्रियाँ होती हैं जो कि ड्वार्फ स्टार्स भी बना रही होती हैं और रोग प्लैनेट्स भी बना रही होती हैं। ये चीज़ हमें सबसे पहले मालूम हुई, जो हमें रिसर्च बताई वो एक टीम ने बताई।
उस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर लुइस स्ट्रीगरी, और इनका जो टीम थी वो मैं आपको बताता हूँ किन इंस्टीट्यूशंस पर मुश्तमिल थी। केवली इंस्टीट्यूट ऑफ पार्टिकल एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, उसके साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, और फिर SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लेबॉर्ट्री थी, लाइब्रेरी नहीं लेबॉर्ट्री। इन्होंने ये बताया कि जब एक स्टार बनता है तो उसके साथ तकरीबन 100 से 100,000 रोग प्लैनेट्स जनरेट होते हैं। यानी एक सितारा बना तो मिनिमम 100 रोग प्लैनेट्स बनेंगे भटके सितारे, या 100,000 रोग प्लैनेट्स बनेंगे। अगर 100,000 या 100 प्लैनेट्स बनते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा प्लैनेट्स इस वक्त हमारी कायनात में घूम रहे हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त कितने रोग प्लैनेट्स हैं, तो छोटी सी एग्जांपल मैं आपको आखिर में दे देता हूं कि एक स्टार के पीछे 100 से 100,000 रोग प्लैनेट बनते हैं। हमारी गैलेक्सी में इस वक्त 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। इस फिगर को मैंने चेक किया, 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं, और पूरी कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। तो 2 ट्रिलियन को मल्टीप्लाई करें 400 बिलियन स्टार्स के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करें 100 से 100,000 प्लैनेट्स के साथ, रोग प्लैनेट्स। तो अब जो आपके पास नंबर आएगा बहुत बड़ा नंबर आएगा। इतने रोग प्लैनेट्स हमारी कायनात में घूम रहे हैं। हम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ना तो ये रोशनी देते हैं और ना ही सूरज की रोशनी या सितारों की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि प्लैनेट सिर्फ सूरज के गिर्द या ब्लैक होल्स के गिर्द ही नहीं घूमते, बल्कि वो भटकते भी रहते हैं, और उन भटके हुए सितारों पर जिंदगी क्या मौजूद हो रह सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में देंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।